हेलो गाइस, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, नोट्सों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखें। आज हम क्वेश्चन लेते हैं, जटिल उत्तक क्या है, जाइलम के संदर्भ में इसे उचित चित्रों द्वारा समझाइए। या एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, जटिल उत्तक क्या है। तो जटिल उत्तक के बारे में देखते हैं। पहला है इसमें सेवनी उत्तक। जटिल उत्तक में पहला होता है सेवनी उत्तक। इसमें देखते हैं, जटिल उत्तक में एक से अधिक प्रकार की समान उत्पत्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। जटिल उत्तक में एक से अधिक प्रकार की समान वाली कोशिकाएं होती हैं। जटिल उत्तक विषमांगी होते हैं। जटिल उत्तक विषमांगी होते हैं। नेक्स्ट है, जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहला है दारू या जाइलम या काष्ठ उत्तक, दूसरा है पोषवाहक या फ्लोएम उत्तक। जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहला है दारू या जाइलम या काष्ठ उत्तक, दूसरा है पोषवाहक या फ्लोएम उत्तक। अब हम देखते हैं, पहला देखते हैं जाइलम, बाद में देखेंगे। पहला, जाइलम तने द्वारा जल व गुलित लवणों का सेवन करता है। जाइलम तने द्वारा गुलित जल व लवणों का सेवन करता है तथा फ्लोएम मुख्यतः पत्तियों से निर्मित खाद्य का सेवन करता है। इसी कारण इन्हें सेवन उत्तक कहते हैं। इसी कारण इन्हें सेवन उत्तक कहते हैं। अब पहला देखते हैं जाइलम। इसमें ए है जाइलम। इसे हेडेरोम भी कहते हैं। इसे हेडेरोम भी कहते हैं। इस जटिल उत्तक में चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इस जटिल उत्तक में चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली है वाहिनिकाएं, दूसरी है वाहिका, तीसरी है काष्ठ या जाइलम तंतु, या चौथी है जाइलम मर्दूतक। इन चार प्रकार की कोशिकाओं में से केवल मर्दूतक कोशिका ही जीवित होती है, से सभी मृत होती हैं। इन सभी चारों प्रकार की कोशिकाओं में मर्दूतक कोशिका ही जीवित कोशिका होती है और सभी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं। पहला देखते हैं वाहिनिकाएं। इसमें देखते हैं, पहला है वाहिनिकाएं। इसमें देखते हैं, वाहिनिकाएं एक बहुद्विगित नुकीले सिरों वाली कोशिका है। पेरोड अवस्था में वाहिनिकाओं में पेरोटोप्लास्ट नहीं होता है और यह मृत होती हैं। पेरोड अवस्था में वाहिनिकाओं में पेरोटोप्लास्ट नहीं होता है और यह मृत होती हैं। नेक्स्ट लाइन है, इनकी भित्ति कठोर और लिग्निनकृत होती है परंतु मोटी नहीं होती है। परंतु मोटी नहीं होती है। अनुप्रस्थ काट में वाहिनिका कुछ कोणीय का गोलाकार दिखाई देती है। अनुप्रस्थ काट में वाहिनिका कुछ कोणीय का गोलाकार दिखाई देती है। नेक्स्ट लाइन है, वाहिनिकाओं में गर्त बहुतायत में पाए जाते हैं। गर्तों के द्वारा ही वाहिनिकाएं संलग्न वाहिनिकाओं से संबंध रखती हैं और इनके द्वारा विलेय का विसरण होता है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, केंद्रीय गुहिका और लिग्निकृत भित्ति के कारण वाहिनिकाएं जल और विलेय के चालन के लिए बड़ी अच्छी तरह अनुकूलित होती हैं। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो में कमेंट कर दें। तो चलते हैं, अब देखते हैं कार्य। अब देखेंगे कार्य। जल एवं खनिज लवण का सेवन तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करना होता है। कार्य होता है जल एवं खनिज लवण का सेवन तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करना होता है। अब दूसरे देखते हैं वाहिकाएं। दूसरी देखते हैं वाहिकाएं। इसमें देखते हैं, यह नलिकाओं के समान बेलनाकार संरचना होती है जो जल और विलेय के चालन के लिए आदर्श रूप से अनुकूलित है। वाहिनिका एक ही अक्षीद्र कोशिका होती है जबकि वाहिका सदीर्घ कोशिकाओं के समूह से उत्पन्न होती है। वाहिनिकाओं में विसरण गर्त्युजलों से होता है। वाहिनिकाओं में विसरण गर्त्युजलों से होता है जिससे जल का चालन सीधा नहीं होता है। नेक्स्ट लाइन है,
जबकि वाहिका में जल एक सीधी नलिका में आसानी से ऊपर चढ़ जाता है। वाहिकाओं के छिद्रण पार्श्व भित्तियों पर उपस्थित हो सकते हैं। वाहिकाओं के छिद्रण पार्श्व भित्तियों पर उपस्थित हो सकते हैं। भित्ति का क्षेत्र जहां छिद्रण होता है छिद्रण तल कहलाता है। भित्ति का क्षेत्र जहां छिद्रण होता है छिद्रण तल कहलाता है। वाहिनिकाओं के समान वाहिनिकाओं में पेरोप्लास्ट नहीं होता है और भित्ति कठोर तथा लिग्नीकृत होती है। वाहिनिकाओं के समान वाहिनिकाओं में भी पेरोप्लास्ट नहीं होता है और भित्ति कठोर तथा लिग्नीकृत होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लाइन है, वाहिकाएं और वाहिनिकाओं से अत्यधिक विकसित मानी जाती हैं। वाहिकाएं वाहिनिकाओं से अत्यधिक विकसित मानी जाती हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, वाहिकाएं वाहिनिकाओं से अत्यधिक विकसित मानी जाती हैं। इनकी उत्पत्ति जातिवर्त रूप से वाहिनिकाओं से मानी जाती है। इनकी उत्पत्ति जातिवर्त रूप से वाहिनिकाओं से मानी जाती है। निम्न पादपों में सामान्यतः वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। निम्न पादपों में सामान्यतः वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। पादप है टेरिडियम, सेलेजिनेला, मार्सिलिया, इफेडेरा को छोड़कर आदि में निम्न पादपों में वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट लाइन है, कुछ द्विबीजपत्री पौधों में जैसे विटेरेसिस एवं टेरासेंट्रिस कुल के सदस्य आदि में वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। कुछ द्विबीजपत्री पादपों में भी वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। अब देखते हैं वाहिकाओं के कार्य। इसमें खनिज लवणों, जल का सेवन तथा यांत्रिक सहायता पहुंचाना होता है। वाहिकाओं का कार्य है खनिज लवण, जल का सेवन तथा यांत्रिक सहारा पहुंचाना होता है। अब देखते हैं तीसरा है काष्ठ या जाइलम जंतु। तीसरा है काष्ठ, जाइलम या जंतु। इसमें देखते हैं जाइलम तंतुओं की लंबी कोशिकाएं होती हैं। जाइलम तंतुओं की लंबी कोशिकाएं होती हैं जिनमें द्वितीयक लिग्नीकृत स्थूलन इतना अधिक होता है कि गुहिका बहुत कम हो जाती है। जिनमें द्वितीयक लिग्नीकृत स्थूलन इतना अधिक होता है कि गुहिका बहुत कम हो जाती है। इनकी उत्पत्ति वाहिनिकाओं से होती है। इनकी उत्पत्ति वाहिनिकाओं से होती है और इनका प्रमुख कार्य यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना होता है। और इनका प्रमुख कार्य यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना होता है। अब इसका देखते हैं कार्य। काष्ठ या जाइलम तंतु का देखते हैं कार्य। यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अब देखते हैं जाइलम। जाइलम मर्दूतक। चौथा है जाइलम मर्दूतक। इसमें देखेंगे जाइलम में केवल पेरेनकाइमी कोशिकाएं ही जीवित हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों जाइलम में पाई जाती हैं। जाइलम में केवल पेरेनकाइमी कोशिका ही जीवित हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों जाइलम में पाई जाती हैं। प्राथमिक जाइलम में यह अन्य अवयव के साथ रहती हैं। प्राथमिक जाइलम में यह अन्य अवयव के साथ रहती हैं और इनकी उत्पत्ति भी उसी मेरिस्टेम से होती है। और इनकी उत्पत्ति भी उसी मेरिस्टेम से होती है। द्वितीयक जाइलम में यह दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट लाइन है, द्वितीयक जाइलम में यह दोनों प्रकार का होता है। पहला है अक्षीय और दूसरा है अर। पहला है अक्षीय और दूसरा है अर। नेक्स्ट है पेरेनकाइमी कोशिकाओं की भित्ति पतली या मोटी हो सकती है। पेरेनकाइमी कोशिकाओं की भित्ति पतली या मोटी हो सकती है। लिग्नीकृत भित्ति पर सरल अर्ध परिवेशित गर्त हो सकते हैं। लिग्नीकृत भित्ति पर सरल अर्ध परिवेशित गर्त हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है जाइलम मर्दूतक के कार्य। कार्य यह जल के सेवन में सहयोग तथा भोज्य पदार्थों का संग्रह करता
है। कार्य है यह जल के सेवन में सहयोग तथा भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जाइलम के कार्य। पहला कार्य है जाइलम का प्रमुख कार्य जल और खनिज लवणों का चालन करना है। जाइलम का प्रमुख कार्य जल और खनिज लवणों का चालन करना होता है। दूसरा कार्य है जाइलम पेरेन्काइमा कई प्रकार के खाद्य पदार्थों जैसे स्टार्च, तेल आदि का तथा गंध, रेजिन आदि का संचय करता है। जाइलम पेरेन्काइमा कई प्रकार के खाद्य पदार्थों जैसे स्टार्च, तेल आदि का तथा गंधों, रेजिन आदि का संचय करता है। अब देखते हैं बी पोषवाहक या फ्लोएम। इसे बोस्ट या लेप्टोम भी कहते हैं। यह भी निम्न चार प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। पहला है चालनी नलिका, दूसरा है फ्लोएम तंतु, तीसरा है सह कोशिकाएं, चौथा है फ्लोएम मर्दूतक। यह भी चार भाग हैं इसके भी। पहला है चालनी नलिकाएं, दूसरा है फ्लोएम तंतु, तीसरा है सह कोशिका, चौथा है फ्लोएम मर्दूतक। नेक्स्ट देखते हैं पहला है चालनी नलिका। इसमें देखते हैं प्रत्येक चालनी नलिका एक के ऊपर एक क्रम में लगी हुई होती है। चालनी नलिका में पहला पॉइंट है प्रत्येक चालनी नलिका एक के ऊपर एक क्रम में लगी हुई होती है। दूसरा पॉइंट है यह कोशिकाएं लंबी, अधिक व्यास वाली पतली भित्ति की तथा कोमल होती हैं। यह कोशिकाएं लंबी, अधिक व्यास वाली पतली भित्ति की तथा कोमल होती हैं। इसमें देखते हैं परिपक्व चालनी नलिकाओं की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं, कोशिकाओं से बनती हैं। नेक्स्ट है परिपक्व चालनी नलिकाओं की कोशिकाओं में केंद्रक नई कोशिकाओं से बनता है। तीसरा देखते हैं चालनी नलिकाओं की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, चालनी नलिकाओं की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चौथा है शीत ऋतु में चालनी नलिकाओं का अपना कार्य बहुत कम या बंद कर देती हैं। शीत ऋतु में चालनी नलिकाएं अपना कार्य बहुत कम या बंद कर देती हैं क्योंकि चालनी पुटिकाओं पर केलोस एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाता है। बसंत ऋतु में यह घुल जाती हैं और चालनी नलिकाएं पुनः सक्रिय हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है। पांचवा बिंदु है चालनी नलिकाओं को बनाने वाली कोशिकाओं की अनुप्रस्थ भित्तियों में अनेक छोटे छिद्र होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे यह चालनी के समान दिखती हैं। इसी कारण इन अनुप्रस्थ भित्तियों को चालनी पुटिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट है छठा पॉइंट है टेरिडोफाइट्स एवं अनावृतबीजी पादपों के फ्लोएम में चालनी नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है टेरिडोफाइट्स एवं अनावृत पादपों के फ्लोएम में चालनी नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, परंतु इनके स्थान पर चालनी कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है इनका प्रमुख कार्य तरल पदार्थों का सेवन होता है। इसमें हम देखते हैं
नेक्स्ट है सहकोशिकाएं। नेक्स्ट है सहकोशिकाएं। इसमें पहला है प्रत्येक चालनी नलिका के साथ एक या अधिक मर्दूतक कोशिकाएं होती हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रत्येक चालनी नलिका के साथ एक या अधिक मर्दूतक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिनमें कोशिका द्रव्य ज्यादा मात्रा में होता है। जिनमें कोशिका द्रव्य ज्यादा मात्रा में होता है। यह चालनी नलिका के समांतर लगी होती है। इन्हें सतह कोशिका भी कहते हैं। यह चालनी नलिका के समांतर लगी होती है, इन्हें सतह कोशिका भी कहते हैं। इनका केंद्रक काफी बड़ा और स्पष्ट तथा भित्ति पतली व सेलुलोज की बनी होती है। इनका केंद्रक काफी बड़ा और स्पष्ट तथा भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसमें दूसरा पॉइंट है टेरिडोफाइट्स व अनावृत पादपों में सहकोशिकाओं का पूर्ण अभाव होता है। टेरिडोफाइट्स व अनावृत पादपों में सहकोशिकाओं का पूर्ण अभाव होता है। यह केवल आवर्तबीजी पादपों में ही पाई जाती हैं। यह केवल आवर्तबीजी पादपों में ही पाई जाती है। इसमें दूसरा टॉपिक है इनका प्रमुख कार्य तरल कार्बनिक खाद्य पदार्थों के सेवन में चालनी नलिका की सहायता करना होता है। इसमें इनका प्रमुख कार्य तरल कार्बनिक खाद्य पदार्थों के सेवन में चालनी नलिका की सहायता करना होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। तीसरा है फ्लोएम तंतु। तीसरा है फ्लोएम तंतु। इसमें पहला है फ्लोएम में मिलने वाले दृढ़ोतक तंतु को फ्लोएम तंतु या बास्ट रेशे भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्लोएम में मिलने वाले दृढ़ोतक तंतु को फ्लोएम तंतु या बास्ट रेशे भी कहते हैं। दूसरा है प्रत्येक तंतु या रेशा एक लंबी दोनों शिराओं पर निकुली मृत तथा दृढ़ कोशिकाएं होती हैं। मृत तथा दृढ़ कोशिकाएं होती हैं। तीसरा बिंदु है इनकी कोशिकाएं भित्ति लिग्निन युक्त मोटी होती हैं। इनकी कोशिकाएं भित्ति लिग्निन युक्त मोटी होती हैं और इनमें अनेक सरल गर्त पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य पादप व फ्लोएम ऊतक को बलकृत दृढ़ता प्रदान करना होता है। इनका प्रमुख कार्य पादप व फ्लोएम ऊतक को बलकृत दृढ़ता प्रदान करना होता है। चौथा है फ्लोएम मर्दूतक। चौथा प्रकार है फ्लोएम मर्दूतक। इसमें देखते हैं फ्लोएम ऊतक में पाए जाने वाली मर्दूतक कोशिकाओं को फ्लोएम मर्दूतक कहते हैं। फ्लोएम ऊतक में पाए जाने वाली मर्दूतक कोशिकाओं को फ्लोएम मर्दूतक कहते हैं। नेक्स्ट है इनकी संरचना सामान्य मर्दूतक के समान होती है। यह जीवित कोशिकाएं चालनी नलिकाओं एवं सह कोशिकाओं के मध्य में पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है इनकी संरचना सामान्य मर्दूतक के समान होती है। यह जीवित कोशिकाओं चालनी नलिका एवं सह कोशिकाओं के मध्य पाई जाती है। तीसरा बिंदु है यह एक बीजपत्री पादपों के तनों में अनुपस्थित होती हैं। तीसरा टॉपिक पॉइंट है यह एक बीजपत्री पादपों के तनों में अनुपस्थित होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट लाइन है यह कोशिकाएं सामान्यतः भोजन का संचय करती हैं और तरल खाद्य सेवन में सहायक होती हैं। नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है यह कोशिकाएं सामान्यतः भोजन का संचयन करती हैं और तरल खाद्य सेवन पदार्थ का सेवन में सहायक होती है। नेक्स्ट है फ्लोएम के कार्य। फ्लोएम का मुख्य कार्य पौधे के सभी हरे भागों में बने कार्बनिक खाद्य पदार्थों को विलयन के रूप में वृद्धि स्थलों, संग्रहण अंग व पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है फ्लोएम का मुख्य कार्य पौधे के सभी हरे भागों विशेषकर पत्तियों में बने कार्बनिक खाद्य पदार्थों को विलयन के रूप में वृद्धि स्थलों, संग्रहण अंगों व पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना होता है। दूसरा है एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय पादपों में अंतर। दूसरा होता है एक वर्षीय
एवं बहुवर्षीय पादपों में अंतर। इसमें देखते हैं, एक वर्षीय पादप अल्पजीवी पौधों को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, एक वर्षीय पादप अल्पजीवी पौधों को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है, परंतु इस श्रेणी अर्थात एक वर्षीय पौधों में प्राय उन पादपों प्रजातियों को शामिल किया गया है जिनका जीवन काल अल्पजीवी पौधों की तुलना में तो निश्चित रूप से बहुत अधिक होता है। परंतु इस श्रेणी में अर्थात एक वर्षीय पौधों में प्राय उन पादप प्रजातियों को शामिल किया गया है जिनका जीवन काल अल्पजीवी पौधों की तुलना में तो निश्चित रूप से बहुत अधिक होता है, परंतु यह जीवन अवधि 1 वर्ष तक ही सीमित होती है। जीवन अवधि 1 वर्ष तक ही सीमित होती है या इससे कुछ कम भी हो सकती है इस 1 वर्ष की अवधि के दौरान ही इन पौधों के जीवन चक्र की सभी गतिविधियों या अवस्थाएं संपन्न होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इस 1 वर्ष की अवधि के दौरान ही इन पौधों के जीवन चक्र की सभी गतिविधियों या अवस्थाएं संपन्न होती हैं। जैसे पुष्पन होता है, बीज बनते हैं एवं इनका प्रकीर्णन हो जाता है। जैसे पुष्पन होता है, बीज बनते हैं एवं इनका प्रकीर्णन हो जाता है। नेक्स्ट लाइन है, यह सभी कार्य पूरे हो जाने पर पादप शरीर की मृत्यु हो जाती है। यह सभी कार्य पूर्ण हो जाने पर पादप शरीर की मृत्यु हो जाती है तथा इन अनेक तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनके बीज ही इन पौधों की चिरकालिता संरचनाएं हैं। इन तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, कि इनके बीज ही इन पौधों की चिरकालिता संरचना है जिनके द्वारा यह विषम परिस्थितियों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। उदाहरण है गेहूं, मक्का व चावल, जिनके द्वारा यह विषम परिस्थितियों में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। उदाहरण है गेहूं, मक्का व चावल। नेक्स्ट है बहुवर्षीय पादप। इस श्रेणी के पौधों का जीवन काल निश्चित ही 2 वर्ष से अधिक होता है। बहुवर्षीय पादप इस श्रेणी के पौधों का जीवन काल निश्चित ही 2 वर्षों से अधिक होता है। प्रायः यह अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं तथा विषम मौसम या ऋतु में इनका पुष्पन एवं बीज निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, प्राय यह अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं तथा विशेष मौसम या ऋतु में इनका पुष्पन एवं बीज निर्माण होता है। अनेक उदाहरणों में इनका जीवन काल सैकड़ों या हजारों वर्ष का माना गया है। बहुबीजपत्री पादपों का अनेक उदाहरणों में इनका जीवन काल सैकड़ों या हजारों वर्ष का माना गया है। नेक्स्ट है, जैसे बिहार में गया के पास अवस्थित बोधि वृक्ष, बरगद का वृक्ष की आयु लगभग 2000 वर्ष की मानी गई है। बरगद के आयु की वृक्ष की आयु लगभग 2000 वर्ष मानी गई है। बरगद का पेड़ 2000 वर्ष तक जीवित रह सकता है। नेक्स्ट है, वैसे भी वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार बरगद के वृक्ष को लगभग अमर माना गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है, वैसे भी वनस्पति शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष को लगभग अमर माना गया है। आम, बरगद व पीपल आदि वृक्ष केर, कर व आकड़ा इत्यादि छूप एवं सरपुका जैसे साग आदि शाक बहुवृक्षीय पौधों के महत्वपूर्ण उदाहरण है। बहुवर्षीय पौधों के उदाहरण है आम, बरगद, पीपल, केर, कर, आकड़ा, छूप एवं सरपुका जैसे शाक आदि बहुवर्षीय पौधों के महत्वपूर्ण उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लें।
नेक्स्ट है बहुवर्षीय पौधों में पुष्पन एवं फल निर्माण की आवृत्ति के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। बहुवर्षीय पौधों में पुष्पन एवं फल निर्माण की आवृत्ति के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। सब कैटेगरी। पहला है सकृतफली। पहला है सकृतफली। इसमें देखते हैं इन बहुकोशी के पौधों के पूरे जीवन काल में पुष्पन, फल निर्माण एवं बीज का विकास केवल एक ही बार होता है। पहला है इन बहुवर्षीय पौधों के पूरे जीवन काल में पुष्पन, फल निर्माण एवं बीज का विकास केवल एक ही बार होता है। बीज निर्माण के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। बीज निर्माण के बाद इन पौधों की मृत्यु हो जाती है। उदाहरण है बनाना आदि। उदाहरण के लिए है बनाना अर्थात केले का पौधा। दूसरा है अगेव व दूसरा है अगेव। दूसरा है बहुकृत फली। दूसरा है बहुकृत फली। इसमें देखते हैं दूसरा भाग है बहुकृत फली। इसमें देखते हैं परिपक्व हो जाने के बाद इन बहुवर्षीय पादपों में प्रतिवर्ष पुष्पन व फल निर्माण होता है, जैसे आम व नींबू। बहुकृत फल परिपक्व हो जाने के बाद इन बहुवर्षीय पादपों में प्रतिवर्ष पुष्पन व फल निर्माण होता है, जैसे आम व नींबू आदि। नेक्स्ट लाइन है एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय पौधों में अंतर एक काल्पनिक पौधे की सहायता से भी निम्नांकित प्रकार से भी कर सकते हैं। देख सकते हैं जिस प्रकार एक वर्षीय पौधे को दिखाया गया है जो शाकीय स्थिति का है, यह अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा करता है। एक पौधा है जो कि अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा करता है, इंपॉर्टेंट है। अर्थात इस पौधे पर प्रथम वर्ष में कायिक वृद्धि होती है तथा पौधे में जमीन की सतह के ऊपर पत्तियों का गुच्छा बन जाता है तथा पौधे में जमीन की सतह के ऊपर पत्तियों का गुच्छा बन जाता है। लेकिन दूसरे वर्ष इसमें फूल व बीज उत्पन्न होते हैं। अतः अंत में पौधा मर जाता है। यही प्रजाति बाद में बहुवर्षीय पौधों में परिवर्तित हो सकती है। इसमें पौधे का पुष्पीय अंग पुष्प खिलने के पश्चात नष्ट हो जाता है, लेकिन पौधे का भूमिगत भाग भोजन एकत्रित करके जमीन के नीचे सुरक्षित एवं जीवित बना रहता है तथा अगले मौसम में इससे पुनः कायिकी एवं पुष्पीय अंग विकसित हो सकता है। इस प्रकार यह बहुवर्षीय पौधा हो जाता है। इस तरह हम यह पाते हैं कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ यह पौधा एक वर्षीय से द्विवर्षीय एवं बहुवर्षीय पौधे में बदल जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के व इंपॉर्टेंट नोट्सों के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखा है आपने, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।